नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट के एक लर्निंग वीडियो में। और आज का जो लर्निंग का टॉपिक है वो ऑप्शन चेन या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, एक जर्नल टॉपिक है और वो ऑन डिमांड टॉपिक है। काफ़ी दिनों से जो है आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी दिन आई थिंक काफ़ी मंथ्स बोल सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट आ रही थी कि शॉर्ट कवरिंग पे जो है एक वीडियो बनाया जाए। मुझे लगा कि जिस दिन कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी उस दिन जो है लाइव एग्जांपल आपको जो है लॉजिक के साथ समझाएंगे, लेकिन ऐसा मौका जो है मिला नहीं पिछले 3-4 महीनों से। और मुझे लग रहा है कि ठीक है, जब वो आएगा टाइम आएगा तब जो है दोबारा बना लेंगे, लेकिन एक बार जो है बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जो है क्लियर करने के लिए एक वीडियो जो है शेयर कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स पे गोली दे रहा था कि इस वीकेंड पे बनाएंगे, इस वीकेंड पे बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी रिक्वायरमेंट जो है, मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट जो आने लगी थी इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो इसलिए जो है आज का वीडियो हम बना रहे हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या सीखेंगे, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। वो तो आप सभी को मालूम होगा, 99% लोगों को मालूम होगा, हो सकता है कि 1% जो मार्केट में बिल्कुल नहीं उनको नहीं मालूम हो, लेकिन जो 60 to 70% के जो माइंडसेट हैं उनको जो है अभी तक ये क्लियर नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग से जो है अंडरलाइंग एसेट जो है कैसे मूव करता है। ओके, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो उससे अंडरलाइंग एसेट है, स्पॉट के प्राइस है या इंडेक्स के प्राइस जो है वो कैसे उठते हैं, इसमें जो है अभी भी डाउट है। ओके, तो आज का जो मेन मोटिव रहेगा वो ये सेकंड पॉइंट है, इसी को जो है जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से मालूम हैं तो आप जो है अपना टाइम बचाने के लिए स्किप कर सकते हो, वरना अगर आप देखोगे इस वीडियो को तो डेफिनेटली जो है आपको कुछ ना कुछ तो नया लर्निंग मिलेगा, ये जो है मैं आपको कह सकता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है और कैसे जो है वो फैक्टरिंग होती है। तो डेरिवेटिव बिल्डअप आपको पता होगा क्या होता है। डेरिवेटिव बिल्डअप में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि लॉन्ग बिल्डअप हो गया और शॉर्ट बिल्डअप हो गया, लॉन्ग लिक्विडेट हो गया, शॉर्ट लिक्विडेट या फिर शॉर्ट कवरिंग हो गया, या फिर कई लोग जो उसको अनवाइंडिंग भी बोलते हैं। ओके, तो एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन को आप जो है शॉर्ट बिल्डअप या शॉर्ट लॉन्ग बिल्डअप कहेंगे या फिर शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने ऑप्शन लर्निंग सीरीज के स्टार्टिंग डेज के वीडियोज़ में देखा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे एक बायर होता है और दूसरा जो है सेलर होता है। ओके, तो कोई बाय कर रहा है तो कोई यहाँ पे सेल भी कर रहा है। तो यानी कि अगर कोई इसको लॉन्ग कर रहा है, लॉन्ग यानी कि बाय, मार्केट के ऊपर जाने के एक्सपेक्ट से कोई उसको बाय कर रहा है, लॉन्ग कर रहा है, तो सेम उसी टाइम पे कोई इसको जो है शॉर्ट भी करता हो सकता है कि सामने जो है कोई शॉर्ट कर रहा है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ओके, तो ये आपको समझना चाहिए कि कहीं पे लॉन्ग बिल्डअप है तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉर्ट बिल्डअप भी है। तो लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि लॉन्ग बिल्डअप ही है, ओके, या फिर क्यों बोला जाता है कि शॉर्ट बिल्डअप है। तो डेरिवेटिव में जो है बिल्डअप जो है यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं डोमिनेटिंग पार्टी से, यानी कि जो प्राइस को मूव कर रहा है हम जो है उसके प्रोस्पेक्ट से मानते हैं। कैसे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक जो है आधा % ऊपर उठ जाता है, या फिर फ्यूचर की बात करें हम। ओके, और उस टाइम पे जो है उसमें 2% का नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। ओके, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट वगैरह नहीं है पता है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो हमने जो है अच्छे से डिटेल में समझाया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस जो है आधा % ऊपर गया और साथ में जो है 2% ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिन्होंने लॉन्ग ऐड किया, ओके, वो जो है प्राइस को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, प्राइस को डोमिनेट कर पा रहे हैं। तो सिंपली सिर्फ जो है जिसको स्ट्रॉन्ग हैंड बोले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लॉन्ग बिल्डअप बोल दिया जाता है। अगर यही प्राइस नीचे आ रहा, ओपन इंटरेस्ट इतना ही बढ़ता, तो जो है हम इसको शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। एक्चुअल में मार्केट में जहाँ पे कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। बाय करने वाले के अपने रीजन हो सकते हैं, सेल करने वाले के अपने रीजन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो प्राइस को डोमिनेटेड करेगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है हम उसको लॉन्ग या फिर शॉर्ट बोल देते हैं। सिमिलरली लिक्विडेट बोलते हैं, या फिर जो है इसको कई लोग अनवाइंडिंग लिखते हैं, या फिर जो है इसको कवरिंग भी लिखते हैं। ओके, तो इन सब का मतलब सेम ही है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको जो है क्लोज किया जा रहा है। ओके, वो लॉन्ग हो सकते हैं और जो है शॉर्ट हो सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या है, क्योंकि आज हम शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो है अल्टीमेटली वो जो है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है, वो मार्केट को यानी कि उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट को, स्टॉक को या इंडेक्स को जो है वो बियरिश मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको जो है आने वाले दिनों में बियरिश मूवमेंट उसको जो है फैक्टर इन किया जा सकता है। ओके, वो कैसे किया जा सकता है? यानी कि यहाँ पे पहले लिखा है स्ट्रॉन्ग हैंड, यानी कि बड़े स्मार्ट मनी जिसको आप बोलते हो या फिर बड़े प्लेयर बोलते हो या फिर आप ऑपरेटर बोलो, कुछ भी बोलो उनको, उन स्ट्रॉन्ग हैंड के द्वारा जो है फ्यूचर बेचा जाए, पुट यानी कि लॉन्ग किया जाए, या फिर जो है कॉल शॉर्ट किया जाए, यानी कि नेट नेगेटिव पोजीशन जो है अंडरलाइंग एसेट पे बनाई जा रही है कि मार्केट या वो पर्टिकुलर स्टॉक गिरेगा और जो है शॉर्ट्स में प्रॉफिट होगा। तो ये जो है शॉर्ट बिल्डअप होता है। शॉर्ट कवरिंग क्या होगी? इन्हीं पोजीशन को जब एग्जिट किया जाता है प्रॉफिट में या फिर कभी कभार जो है लॉस में, कई बार जो है शॉर्ट कवरिंग लॉस में भी होती है, ज़्यादातर बार जो है प्रॉफिट में ही की जाता है। ओके, तो जब भी वो प्रॉफिट में या लॉस में ये पोजीशन पैनिक के साथ निकाली जाए, ओके, और पैनिक के साथ निकलने से जो है अंडरलाइन के प्राइस में भी अच्छे मूव आते हैं, उसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो आज के वीडियो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो पैनिक कब होता है, क्यों होता है, और उस पैनिक की एग्जिट की वजह से जो एग्जीक्यूशन है, उस एग्जीक्यूशन की वजह से अंडरलाइन के जो प्राइस है वो कैसे मूव करते हैं। ओके, तो उससे पहले एक छोटा सा जो है एडिशनल बोनस लर्निंग मैं आपको देना चाहूँगा। इसमें जो है कुछ लोगों ने लास्ट वीक पूछा भी था कि स्विंग ट्रेड के लिए कैसे फॉलो करते हो आप। तो स्विंग ट्रेड के लिए जो है हम ये फॉलो करते हैं। ओके, जिन लोगों ने पहले हमारे साथ स्विंग ट्रेड के कुछ ट्रेड वगैरह लिए होंगे, पहले शायद HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS में कई बार जो है आपके साथ ट्रेड शेयर करते थे। ओके, तो उसमें जो है टोटली यहाँ पे स्विंग ट्रेड का जो सेटअप डेरिवेटिव डाटा को देख करके यही बनता था। हम जो है इस साइकिल को फॉलो करते हैं कि मार्केट जो है ऐसे फॉलो करती है, कुछ जो है पोजीशन यहाँ पे इस प्रकार की मार्केट में मूव बनती है, अलग अलग टाइम फ्रेम में जो है ऊपर नीचे हो सकती है। तो पहले जो है यहाँ पे कुछ लॉन्ग बिल्डअप किए जाते हैं, मार्केट यहाँ पे जा करके 1-2 दिन सस्टेन करेगी, उस टाइम पे जो है OI रिड्यूस होगा, हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर बढ़े लेकिन OI फिर भी रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग लिक्विडेट किए जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आकर के कुछ नए शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ जो है इस पोर्शन में जो है शॉर्ट्स कवरिंग की जाती है और इस पोर्शन में जो है दोबारा से यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है ये सर्कल चलता रहता है, चढ़ता रहता है। अगर आप किसी अच्छे लिक्विड स्टॉक्स के डेरिवेटिव डाटा को देखोगे तो आप जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे जो है आपको इजीली जो उसके OI पैटर्न है और स्विंग ट्रेड के साथ जो है आपको अच्छे हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आया कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट बिल्डअप की और उसके शॉर्ट कवरिंग की। तो शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है, उससे पहले जो है थोड़ा सा आपका जो है एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना चाहूँगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता हो, कुछ लोग जो है नए हैं उनको मालूम नहीं होगा कि मार्केट मूव कैसे करती है। नॉर्मल जो है मैं कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूँ, कोई भी एसेट है जिसमें जो है बाइंग या सेलिंग होती है, तो वो मार्केट मूव कैसे करती है, उसके साइकिल कैसे बनते हैं। जैसे डेरिवेटिव में साइकिल बनते हैं वैसे ही जो है यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेट, उसके बाद जो है शॉर्ट बिल्डअप, फिर शॉर्ट लिक्विडेट, जैसे वो सर्कल चलते रहते हैं वैसे ही जो है यहाँ पे सर्कल चलते रहते हैं मार्केट के मूव के। यानी कि मार्केट जो है ऊपर जाता है, फिर रुक जाता है, फिर जो है थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद जो है रुक जाता है, फिर जो है वापस ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम में जो है सर्कल बनते रहते हैं। लॉन्गर टाइम पीरियड में नॉर्मली जो है ज़्यादातर बार हमेशा इंडेक्स के ऊपर ही बनते हैं। अच्छे स्टॉक्स के जो है जो बड़े लार्ज कैप हैं उनके जो फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, उनके लार्ज टर्म में जो है लॉन्गर टर्म में जो है ऊपर की तरफ भी बनते हैं। कुछ स्टॉक्स जो है किसी वजह से फाइनेंशियल इशू की वजह से या उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू की वजह से वो स्ट्रक्चर जो है तोड़ करके नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन इंडेक्स के जो है लॉन्गर टर्म में ऊपर के ही बनते हैं। ओके, अब कोशिश मेरी जो है बताने की है कि इसमें साइकिल, ये जो साइकिल है ये बनते कैसे हैं। ओके, तो मार्केट में जो है 2 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जो है आप इसको जो है एक ये मार्केट का आप समझ सकते हो कि पॉइंट है प्राइस का, और यहाँ पे जो है अलग अलग लोग इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है यहाँ पे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो है कुछ बंदे हैं जो इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। ये मार्केट का जो है नीचे का मुंह है। ओके, यहाँ पे जो है कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ मनी है जो इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ओके, और कुछ लोग जो है इनको हमेशा जो है ऊपर की तरफ इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको जो है डॉट से बना रहा हूँ, इसको सर्कल से। ओके, ये जो है इसको ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अपने अपने रीजन हो सकते हैं ये क्यों कर रहे हैं ऊपर ले जाने को। हो सकता है कि मार्केट में जो है और तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हो, यहाँ पे मार्केट में जो है तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए हो सकते हैं। ओके, और ये कौन है जो ये बेच रहे हैं? ये हो सकता है कि इन्होंने कभी जो है तेजी एक्सपेक्ट की हो
पहले की हो, अब जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, यहाँ से जो है अपनी पोर्टफोलियो खाली कर रहे हो, अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग यही होते हैं, ओके। पोजिशनल जो सेल करते हैं डीमेट में से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, शॉर्ट सेल जो सेलिंग का नंबर वही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे के लिए जो है स्पेकुलेशन करते हैं कि आज जो है पैसा छाप लिया जाए, आज जो है इंट्राडे में बेच करके इसको प्रॉफिट कर लिया जाए, क्योंकि कैश में जो है इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, पोजीशन सेलिंग कर नहीं सकते, और उसमें आपको जो है कुछ लीवरेज भी मिलता है, क्योंकि हर स्टॉक के जो है डेरिवेटिव नहीं होते, हर स्टॉक के जो है यहाँ पे आपके पास फ्यूचर ऑप्शन नहीं होते कि आप उनको बेच को कैश में, ओके। तो इंट्राडे जो है बहुत सारी क्वांटिटी सेलिंग में काम करती है। 2-2.5% अगर इंट्राडे की मूव, दो छोड़ो, अगर 1% भी अगर इंट्राडे की मूव कैप्चर हो जाए तो 5 गुना लीवरेज अभी भी मार्केट में कैश के सेलिंग पे मिलता है, ओके। तो 5x जो है रिटर्न वहाँ पे बन जाते हैं। तो आधा % की अगर रिटर्न मिल जाए तो 5 गुना मतलब 2.5% का कैपिटल पे जो है रिटर्न मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है इंट्राडे बेचते हैं यहाँ पे। तो सेलर जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक वो जिन्होंने यहाँ पे पहले कभी किसी पॉइंट पे बाय किया होगा, अभी वो या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या लॉस बुक कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि इन्होंने जो है मार्केट को यहाँ पे बाय किया, ओके, और मार्केट जो है अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे है, अब उनको लग रहा है कि और ऊपर नहीं जाएगी। वो 1 दिन बाद भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 1 साल भी बाद भी हो सकता है। तो सेलर जो हो सकता है उसने कभी पास्ट में कभी भी बाय किया होगा, ओके, तो अभी वो सेल कर रहा है, हो सकता है प्रॉफिट में, या फिर हो सकता है कि इसने यहाँ पे बाय किया, अब जो है यहाँ पे आ गया, ओके, अब उसको लग रहा है कि इसके नीचे जाएगा तो और जाएगा, उसका स्टॉप लॉस जो है आ गया है, अब वो उस स्टॉक में या फिर उस कैश के पोर्टफोलियो में बैठा नहीं रहना चाहता, इसलिए बेच रहा हूँ। तो सेलर के अपने रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग जो है हमेशा बाय ही करते हैं। इवन हम पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उन्होंने जो है हमेशा पोर्टफोलियो में बाय ही किया, कभी बेचा ही नहीं, कभी नहीं बेचा, ठीक है। हमेशा पोर्टफोलियो में बाय करते हैं, डिप हो वो उन्होंने 12,500 पे भी बाय किया, उन्होंने 10,500 पे भी बाय किया, उन्होंने 18,500 पे भी बाय किया, और मार्केट जब 20,500 पे जाएगी तब भी बाय ही करेंगे। वो पोर्टफोलियो जो है एक्यूमुलेट करते हैं, नेटवर्थ जो उनको बढ़ाने से मतलब है, क्योंकि दूसरी इनकम है, ट्रेडिंग या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर इनकम के लिए नहीं कर रहे, वो जो है सिर्फ अपना पोर्टफोलियो नेटवर्थ बढ़ा रहे हैं। उसके सामने प्रॉफिट कैसे करना है वो अलग थ्योरी हम कभी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो मार्केट में सिर्फ जो हमेशा बाय ही करते हैं, कोई भी प्राइस हो, कोई भी वैल्यूएशन हो, इस बात से मतलब नहीं पड़ेगा, जब भी उनके पास पैसा आएगा, कहीं से कुछ कैश आया, बिजनेस से, सैलरी से, कहीं से आया, उसको जो है डाल देते हैं। तो बायर के और सेलर के अपने रीजन होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है बायर और सेलर के रीजन को डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फोर्स को। क्या यहाँ पे जो है रस्साकसी चल रही है, जिस साइड फोर्स ज्यादा होगा, मनी का, पैसे का, ओके। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है बायर लगे हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 लाख लोग लगे हुए हैं, 10 लाख पोर्टफोलियो जो है इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेलिंग साइड जो है सिर्फ 1,000 लोग ही लगे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन इनकी जो सेलिंग का है वो एग्जाम्पल के लिए 5,000 करोड़ बेच रहे हैं एक ही दिन में, 5,000 करोड़ का जो है एक ही दिन में सेल कर रहे हैं, और ये 10 लाख लोग मिलकर जो है बड़ी मुश्किल से 1,000 करोड़ इकट्ठा कर पाए, ओके। तो भी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेडिंग या फिर नंबर ऑफ ट्रेडर या फिर नंबर ऑफ पोर्टफोलियो से फर्क नहीं पड़ा ना, नंबर ऑफ अकाउंट से फर्क नहीं पड़ा, फर्क किससे पड़ा, फोर्स किसका लगा, पैसे का। तो यानी कि जिधर पैसे का फोर्स ज्यादा होगा, भले ही वो नंबर ऑफ ट्रेडर ज्यादा बन के बनाए या फिर कम लोग मिलके बनाए, जिधर भी पैसा की फोर्स ज्यादा होगी वही साइड पे मार्केट जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे नॉर्मली जो है मार्केट के मूव साइकिल ऐसे बनते हैं कि अब भी मान लेते हैं कि इनका फोर्स ज़्यादा हो गया, ओके। तो ये क्या करेंगे, मार्केट को जो है ऊपर ले जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे जो है कुछ देर तक ऊपर ले जाएंगे, ओके। और इस पॉइंट से जो है यहाँ तक ले गए, ओके। अब भी क्या करेंगे, इनको लगेगा कि हाँ जो है एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसमें से ऐसे होते हैं ना कि ठीक है प्रॉफिट बुक करने में विश्वास रखते हैं, तो इनमें से क्या होंगे, 2 लोग यहाँ पे कम हो गए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। 2 लोग कम हो गए तो क्या होगा, यहाँ पे भी इनका फोर्स जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बचा, तो कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट वाले भी इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएगा, ओके। और जब यहाँ पे रुकने के बाद इधर वाले जब इधर आ गए प्रॉफिट बुक करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने का मतलब क्या है, वो अब सेलर बन गए, प्रॉफिट बुक कैसे होंगे, सेलर बनेंगे, तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके। और हो सकता है कि जब यहाँ से 2 लोग इधर भी निकल के चले जाएं तो वो थोड़ा सा इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो अल्टीमेटली जो है मार्केट में ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन बड़े पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, बड़े पार्टिसिपेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे रुक गए, थोड़ा सा इसको वेट करते हैं, तो जैसे ही यहाँ से वो निकलेंगे या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया तो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो जैसे ये गिरेगा तो जो कॉमन रिटेल पब्लिक है उनको लगेगा कि मार्केट अभी नीचे जा रही है और नीचे जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर बन जाते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, इस लेवल के आसपास आते ही दोबारा से इधर बाइंग करेंगे, तो क्या होगा, लॉन्गर टर्म में उनकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ओके। कुछ यहाँ पे बाय किया, कुछ यहाँ पे बाय किया, कुछ यहाँ पे निकाला, तो उनकी एवरेजिंग जो है पोर्टफोलियो की कम हो गई। इस बाइंग के सर्कल में क्या होगा, वो और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कुछ
बायर और कुछ सेलर ऐसे हैं जो साइक्लिक हैं, वो क्या करते हैं, मूड माहौल को देख करके बियर बन जाते हैं, मूड माहौल को देख करके वो जो है बुल बन जाते हैं। ओके, और बड़े पार्टिसिपेंट्स लॉन्गर टर्म में हमेशा बुल ही होते हैं। क्यों होते हैं, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि नीचे जाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट आज जो है 17,500 पे चल रहा है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीचे जाने के लिए कितना पॉइंट है, अगर मार्केट को, इनके पास पैसा बहुत है बेचने के लिए, ठीक है, अगर वो पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दें, नया कैश बेच दें, इंट्राडे में बेच दें, तो भी कितना पैसा कमा सकते हैं मैक्सिमम, नीचे 17,500 तक ही जा सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और ऊपर की तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आज आपको मैं बोल दूं कि निफ्टी 1 लाख जाएगा, कभी तो जाएगा ना, कभी तो 1 लाख पे जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। तो ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। तो बड़े पार्टिसिपेंट्स जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे देखते हैं कि मार्केट जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ओके, और मुर्गी को जो है मार करके पैसा नहीं कमा सकते, डेली जो है उसे थोड़ा थोड़ा अंडा जो सोने का दे रही है उसको इकट्ठा करके पैसा कमाया जा सकता है। तो लॉन्गर टर्म में जो है, इसीलिए आपको बोला कि ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में इधर फोर्स बढ़ सकता है, या फिर जो ऑलरेडी जिन्होंने नीचे से बाय किया, यहाँ से बाय किया, वो भी जो है बेच रहे हैं, पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन करेंगे, उसके बाद जो है एक पॉइंट आएगा, उसके बाद वापस से इधर का नंबर कम हो जाएगा और इधर ले जाएंगे, क्योंकि नीचे की लिमिट कम है और ये स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही चलेगा। ओके, तो अल्टीमेटली मार्केट इंडेक्स जो है ऊपर ही जाता है। ओवरऑल स्टॉक में इसका जो है कंसेप्ट थोड़ा बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक में लगा कि इसकी अर्निंग नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है, इसका कोई ग्रोथ नहीं है, इस बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो बड़ा मनी यहाँ पे लगा हुआ है ये हमेशा के लिए निकल जाए, उसका इंटरेस्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कितने स्टॉक हमने ऐसे देखे, पीछे ध्यान होगा आपको, DHFL का केस, येस बैंक का केस, जेट एयरवेज का केस और रिलायंस कम्युनिकेशन का केस, बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो पहले अपनी सेगमेंट में लीडर होते थे, बिजनेस में लीडर होते थे, लेकिन टाइम के साथ कुछ ऐसे चेंजेस हो गए कि बड़े लोगों को, बड़े इन्वेस्टर को जो है उनके इंटरेस्ट नहीं रहा कि ये बिजनेस आगे परफॉर्म कर पाएगा, और उन्होंने जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए। और जब ये हाथ पीछे खींच लेते हैं यहाँ से, तो उसमें जो है जो सेलर हैं, इंट्राडे के सेलर हैं या फिर जो डेरिवेटिव में सेल कर रहे हैं, वो भी जो है यहाँ पे घुस जाते हैं और वो उस स्टॉक को जो है खत्म ही कर देते हैं। ओके, ऊपर से जो है 99% तक जो है वो स्टॉक नीचे आ जाता है, फिर कभी उठता नहीं है। ओके, तो इंडेक्स के केस में ऐसा नहीं होता। इंडेक्स क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे जो है लॉन्गर टर्म बायरों का जो है इंटरेस्ट हमेशा रहता है। ओके, तो यहाँ पे इस कहानी का क्या मतलब हुआ, इस कहानी का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग यहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो है टाइम टू टाइम चेंज कर देते रहे हैं। पहले बायर होते हैं, फिर प्रॉफिट बुक करते हैं तो सेलर बन जाते हैं, सेलर होते हैं फिर जो है बायर बन जाते हैं। वो जो है यहाँ पे इस पूरे रस्साकसी में जो है फोर्स आगे पीछे लगता रहता है, और इसी फोर्स की वजह से मार्केट जो है ऊपर या नीचे जाती है। ओके, ये यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इसको जो है हम आगे यूज करेंगे। ओके, हालांकि ये पूरा एक कंसेप्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का और मार्केट सेटअप का पूरा एक कंसेप्ट है, उसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। उसको कभी जो है आने वाले टाइम के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ पे जो है मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स की क्या साइकोलॉजी होती है, प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, और मार्केट जो जिन्होंने बनाया है, मार्केट मेकर है, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, रिटेल ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है, वो जो है इस फोर्स में कैसे काम करते हैं, कब ऊपर नीचे जाते हैं, और कैसे जो है इस पूरे रस्साकसी को मैनिपुलेट किया जाता है, वो जो है हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। आज का जो है हम इसको भी नेक्स्ट में यूज करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे छोड़ देते हैं, अगले जो है उसमें हम यूज करने वाले हैं इसको। दूसरा जो है यहाँ पे वो जो हमने बात की थी, कैपिटल मार्केट की बात की थी। कैपिटल मार्केट में जो है रस्साकसी चल रही है, बायर आ रहा है, सेलर आ रहा है, सेलर जो है पोजिशनल बेच नहीं सकता, शॉर्ट सेलिंग कर नहीं सकता। ओके, अब मान लेते हैं कि किसी को लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जो है जस्ट फॉर एग्जाम्पल की मार्केट यहाँ से जो है यहाँ तक आ गया। ओके, और उसको लग रहा है कि मार्केट वापस यहाँ पे आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल की ये 12,500 मान लेते हैं लास्ट स्विंग जो है कोरोना से पहले का जहाँ पे था, और उसके बाद जो है मार्केट 18,600 पे आ गई। ओके, अब 18,600 पे आ गई, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब किसी को लग रहा है कि इंडेक्स जो है वापस से 16,000 तक आ सकता है, एग्जाम्पल के लिए किसी भी रीजन से लग रहा है, बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर उनका खुद का मूड है पोर्टफोलियो खाली करने का। ओके, तो अब डेली तो कैश में सेलिंग करना इतना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, एक लिमिटेड अपने कैश के पोर्टफोलियो खाली कर सकते हैं, और इंट्राडे में भी जो है एक लिमिट का बेच सकते हैं। ओके, तो क्या करते हैं वो सामने जो है कुछ डेरिवेटिव पोजीशन में शॉर्ट बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, इंडेक्स के डेरिवेटिव में, स्टॉक्स के डेरिवेटिव में फ्यूचर बेच करके, पुट बाय करके, कॉल बेच करके पोजीशन जो है बना लेते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम की हो सकता है कि वीकली व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल हो, मंथली व्यू थोड़ा नेगेटिव हो, 3 मंथ का व्यू ज़्यादा नेगेटिव हो, या फिर जो है 6 महीने का व्यू पॉजिटिव हो। अलग अलग
टाइम फ्रेम में अलग अलग पॉजिटिव के हिसाब से अलग अलग पोजीशन बनाई जाती है, इंडेक्स के ऑप्शन की, वीकली ऑप्शन की, इंडेक्स के फ्यूचर की और स्टॉक फ्यूचर की। ओके, तो हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट साइज की। ये पॉइंट आपको समझने की जरूरत है, डेरिवेटिव मार्केट का साइज कितना है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि अब मान लेते हैं कि मेरे को पता है कि मार्केट जो है 16,000 पे जाएगी और मैं एक मार्केट मेकर हूँ, इन द सेंस कि मेरा बड़ा पोर्टफोलियो है, लाइक से FI का एक पार्ट हूँ, उनके पास जो है टोटल 51 लाख करोड़ का है, उस 51 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो मेरा भी है। ओके, तो अब मेरे को पता है कि मैं बेचूंगा, ठीक है, 1 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें से मैं 10% कैश तो कम से कम विड्रॉ करने वाला हूँ, 10,000 करोड़ जो है कैश कम से कम निकालने वाला हूँ पोर्टफोलियो से। तो 10,000 करोड़ अगर मैं निकालूंगा तो मुझे पता है ना, मार्केट में अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, रस्सा कसी के लेफ्ट साइड को जोन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ ना, अभी तो अल्टीमेटली सेल कर रहा हूँ, भले पहले बाय किया हो और लॉन्गर टर्म में मेरा व्यू अभी भी बुलिश है, लेकिन अभी के लिए मैं एक बार कैश खाली कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा। अब मेरे को पता है कि ये नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन इस नीचे आने में कैश में इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। अगर मैं सिर्फ 10,000 करोड़ का कैश बेचूं तो हाँ बढ़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो क्यों ना मैं साथ में कुछ डेरिवेटिव के सोर्स बना लूँ, हाँ बना सकता हूँ, और लोग ऐसे ही करते हैं, डेरिवेटिव में जो कुछ सोर्स बना लेते हैं छोटे टाइम के लिए कि ठीक है जब मार्केट नीचे आ रही है तो क्यों ना फ्यूचर को बेचा जाए, क्यों ना पुट को बाय किया जाए, क्यों ना कॉल को बेचा जाए, तो कुछ प्रॉफिट जो है वहाँ से भी क्रिएट किया जाए। ओके, अब बात आती है कि साइज कितना है, कितनी पोर्शन जो है इसमें डेरिवेटिव में क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरी 1 लाख करोड़ की, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, FI की टोटल 51 लाख करोड़ है, उसमें से अगर कोई एक बंदा है जिसकी 1 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2% का FI का हिस्सा रखता है, कोई बड़ा FI 2% उसमें होल्ड कर रहा है, तो अगर वो 2% FI की नेटवर्थ में से होल्ड कर रहा है तो मार्केट को कितनी पोर्शन जो है डेरिवेटिव में क्रिएट कर सकता है, कितनी पोर्शन जो है डेरिवेटिव में बन सकती है। ओके, तो आपको ये समझना चाहिए कि पूरे कैपिटल मार्केट के सामने जो है डेरिवेटिव मार्केट का जो साइज है वो 10-11% भी नहीं है। ओके, 10 से 11% भी नहीं है पूरी मार्केट, कैपिटल मार्केट के सामने। क्यों, ऐसा क्यों? आपको पता हुआ एक चीज़ कि कोई स्टॉक बैन में चला जाता है, क्यों बैन में चला जाता है, कि उसकी मार्केट वाइड लिमिट आ जाती है। ओके, वो क्या होती है, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी स्टॉक में उसके टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 19.5 है, 19% बोला जाता है, मैं 20 मान लेता हूँ, ठीक है, 20% पे जो है उसकी ओपन पोजीशन जो है ज़्यादा नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, कोई स्टॉक है X, ओके, कोई स्टॉक है X, ओके, इसकी मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल, मार्केट कैपिटल जो है एक 10,000 करोड़ की है, एक छोटा मान लेते हैं स्मॉल कैप या मिड कैप का स्टॉक है, 10,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। ओके, 10,000 मार्केट कैपिटल में से 50% जो है, 50% बाकी कितना होता है, 5,000 करोड़। ओके, तो इसको बोलते हैं हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। जो इसके सामने शेयर हैं उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। ओके, कितना फ्री फ्लोट है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि उसके 10,000 करोड़ में टोटल जो है 1 करोड़ शेयर थे, एग्जांपल के लिए। ओके, तो 1 करोड़ शेयर थे, तो 1 करोड़ में से 50% तो उससे प्रमोटर या फिर दूसरी बॉडी के पास है, वो मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकते, बचे कितने, सिर्फ 50 लाख। ठीक है, तो ये 50 लाख क्या है, ये इसकी फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। ओके, ये 5 करोड़ क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल है। इसका 20%, इसका 20%, तो 50 लाख का 20% कितना हुआ, 5वां हिस्सा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख। ठीक है, इतनी जो है ओपन इंटरेस्ट हो सकता है नेट इस स्टॉक का फ्यूचर ऑप्शन मिला के, जितने भी फ्यूचर अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी इंडिया में 3 फ्यूचर जो है, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और फार मंथ का रहता है, और साथ में 3 मंथ के स्टॉक के जो है ऑप्शन रहते हैं। तो टोटल जितने भी स्ट्राइक्स हैं, जितनी कॉल है, जितनी पुट है, जितने फ्यूचर हैं, इस स्टॉक के डेरिवेटिव जितने हैं, उन सब का कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे इसमें जाएगा ये बैन हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर ये स्टॉक का जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लाख है, अगर यहाँ पे 10 लाख का मतलब क्या है, अगर इस स्टॉक का अगर 1000 का लोट है, ओके, 1000 का लोट है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे सिर्फ 1000 लोट ही टोटल ओपन इंटरेस्ट बन सकता है, फ्यूचर का, ऑप्शन का, कॉल का, पुट का, सभी स्ट्राइक का मिला करके 1000 से ज़्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप समझ में आ रहे हैं कि पूरे मार्केट का 50% के लगभग 50 से 60% के आसपास जो है प्रमोटरी लेके बैठे हैं। बड़ी कंपनियों की अगर मैं बात करूं, जो निफ्टी 50 में या फिर जो FNO में है, उनका अगर हम बात करें तो लगभग 50% तो ऑलमोस्ट जो है प्रमोटरी लेके बैठे हैं, बचा 50% फ्री फ्लोट, और उस 50% का जो है 20% यानी कि 10% ही बचा। तो उस 10% से ज़्यादा जो है
डेरिवेटिव पोजीशन नहीं बन सकती। तो ओवरऑल पूरी मार्केट के सामने अगर आप देखोगे तो 10 से 11% ही बनता है। और इसमें से कितने स्टॉक हैं, अब इंडिया में जो लगभग 200 स्टॉक जो है फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं। ओके, एट ए टाइम 5 या 6 स्टॉक बड़ी मुश्किल से ऐसे होते हैं जो बैन में होते हैं, और 100 से ज़्यादा स्टॉक ऐसे होते हैं जो बैन में आज तक ज़िंदगी में कभी गए ही नहीं होंगे, यानी कि उनमें जो है ये 10% का कोटा भी नहीं भरता। बड़ी मुश्किल से जो है उनमें 3-4% का ही हुआ रीच होता है। यानी कि अगर किसी की ओपन इंटरेस्ट की लिमिट 1 करोड़ शेयर की है तो उसमें जो है 4-5 लाख शेयर तक ही पहुंचते हैं। बहुत सारे स्टॉक तो ऐसे ही हैं। ओके, तो यानी कि पूरी कैपिटल मार्केट के सामने अगर आप एक्चुअल डेरिवेटिव मार्केट देखोगे तो उसकी औकात जो है 5-6% है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैक्सिमम है ये 10-11%। और ये 5-6% भी क्यों है? क्योंकि इंडिया में इंडेक्स के डेरिवेटिव होते हैं। इंडेक्स के डेरिवेटिव बहुत सारी पोजीशन होती है। अगर निफ्टी के या बैंक निफ्टी के निकाल दोगे, अगर इंडेक्स के डेरिवेटिव निकाल दो तो ये 5-6% भी नहीं बचेगा। ये जो है बड़ी मुश्किल से 2.5 से 3% बचता है। इसमें जो है 50% ये 15 तो कम से कम 20 से 30% का जो OI है वो इंडेक्स डेरिवेटिव लेके बैठा है। ओके, तो पूरी कैपिटल मार्केट के सामने जो है यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में लिक्विडिटी एज कंपेयर टू कैश काफ़ी कम है। ये जो है यहाँ पे इस मोटिव जो है इसका समझाने का पॉइंट का मोटिव ये था कि कैपिटल मार्केट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा इतना काम आपको दिखता है, लेकिन लिक्विडिटी जो है उतनी ज़्यादा है नहीं। ओके, और वो जो ये 5-6% भी गेन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं वो लीवरेज प्रोडक्ट है। इनके लिए जो है एक्चुअल में उतना पैसा नहीं चाहिए। अगर उतना ही पैसा चाहिए होता तो कैश में ट्रेड कर लेते, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या जरूरत थी। तो फ्यूचर जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक्सचेंज की तरफ से जो है 10 से 20% के लीवरेज पे जो है मार्जिन पे जो है ट्रेड होता है। यानी कि अगर 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको जो है 1 से 1.25 लाख रुपए में ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो एक्सचेंज ऑलरेडी लीवरेज दे रहा है, उस पर एक्सचेंज दे रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है मार्जिन बेसिस पे ले रहा है। ऑप्शन जो है आप प्रीमियम पे करके कोई भी 1000 का, 5000 रुपए का, 10,000 का प्रीमियम पे करके उसको ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 8 से 10 गुना लीवरेज्ड है, इसलिए जो है इतना इसमें ओपन इंटरेस्ट और इतना वॉल्यूम क्रिएट हो पाता है, और ना जो है ये भी नहीं होता। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कैश की मार्केट के सामने जो है यहाँ पे डेरिवेटिव में उतना जो है लिक्विडिटी और वॉल्यूम नहीं है। और ये आपने ध्यान होगा जब कोरोना के टाइम पे जब मार्केट गिरी थी FI की, उनकी यहाँ पे इंडेक्स के डेरिवेटिव में बहुत भयंकर नेगेटिव पोजीशन थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। अगर आप वो डाटा देखोगे लगभग जो है जो भी हमने बजट से पहले 2 लाख के आसपास पहुंच गया था उस टाइम पे जो है कई दिनों तक जनवरी 2019 में, ओके, वो नंबर जो है जनवरी 2019 में जो है पहले वो 2.5 लाख 3 लाख के नेगेटिव इंडेक्स में जो है NPH उनका खड़ा हो गया था। फ्यूचर जो है इतने ज़्यादा बेचे गए थे, पुट जो है बाय थे, कॉल जो है शॉर्टेड थी, इतना नेगेटिव पोजीशन था। 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव क्रिएट होने के बाद भी जब मार्केट गिरी थी मार्च में, वो डेरिवेटिव की जो शॉर्ट पोजीशन है वो उनके लॉस का 10% भी रिकवर नहीं कर पाई थी। आप समझ रहे हो, इतनी हैवी शॉर्ट बनाने के बाद भी मार्केट के गिरने पे उनके लॉस जो है 10-20% भी रिकवर नहीं कर पाए थे वो पोर्शन, इतने हैवी शॉर्ट के बाद। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो आपका, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया कि 51 लाख करोड़ का आज के टाइम पे उनका जो है पोर्टफोलियो है। ओके, अब 51 लाख करोड़ के सामने आप जो है पहली बात तो पूरी पोजीशन FI ले तो भी 10-11% ही ले पाएंगे। अगर वो एक साइड सिंगल साइड बियर बन जाए और बाकी पूरी मार्केट एक साइड हो जाए तो भी पूरी मार्केट का तो 10-11% ही बनेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसमें से जो है मैंने बताया कि आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जो है 5-6% के आसपास ही जो है पूरे मार्केट का डेरिवेटिव का इसके सामने औकात है कैपिटल मार्केट के सामने। इस 5-6% का डेरिवेटिव में से लगभग जो है 25 से 30% पोर्शन जो है FI लेके रखता है। ओके, 25 से 30 का मतलब क्या बना, इसका जो है चौथा हिस्सा लगभग 1.5%, यानी कि कैपिटल मार्केट के सामने जो है 1.5% ही उनका जो है औकात है। ओके, अब इसमें से भी कुछ वो लॉन्ग रहते हैं, हमेशा तो शॉर्ट रहते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उनकी सब पोर्शन शॉर्ट है, थोड़ी सी क्वांटिटी जो है शॉर्ट ज़्यादा होती है, लॉन्ग कम होती है। ओके, तो यानी कि इसके सामने जो है 1% बड़ी मुश्किल से। तो अगर 51 लाख करोड़ के सामने अगर वो चाहें कि मैं 51 लाख करोड़ की शॉर्ट बना लूँ तो पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट जो है
10-15 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट जो है 2-4-5 महीने में कमा सकते हैं, 10 से 15 हज़ार करोड़। इसका मतलब इतना वो नंबर भी हायर साइड है, 10 से 15 हज़ार भी हायर साइड है, ठीक है। लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डेरिवेटिव में जो है 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ पैसा बना ले। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि पैसा हमेशा इन्वेस्टमेंट में लॉन्गर साइड बनता है, ऊपर की साइड ही बनता है। इनको भी पता है कि मार्केट आज कैश खाली कर रहे हैं, 70-80 हज़ार करोड़ हार्ड कैश निकाल रहे हैं, हो सकता है कि 30-40 हज़ार करोड़ और निकाले इस साल, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को फिर वापस ऊपर ही जाना है। ओके, तो इसलिए जो है हमेशा ऊपर की साइड ही पोजीशन रखते हैं। ये अब जो है इस पॉइंट को हम आगे यूज करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि डेरिवेटिव मार्केट की जो कैपेसिटी है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम है, उतना पैसा जो है वो हैंडल नहीं कर पाता, उतना पैसा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, एक्चुअल में जो हार्ड मनी वहाँ पे लग रहा है वो लीवरेज है। अगर आपको वहाँ पे कोई पोर्शन 50 हज़ार करोड़ की दिख रही है तो वहाँ पे एक्चुअल पैसा हार्ड कैसा जो है 5 से 6 हज़ार करोड़ ही लगा है, क्योंकि एक्सचेंज जो है लीवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव मार्केट देखी कि काफ़ी कम है, इसको जो है हम अगले पॉइंट में यूज करेंगे। वापस आते हैं अपने उस पे डिमांड और सप्लाई की जोन पे, ठीक है। ये थर्ड कंसेप्ट है। इसके बाद जो है हम अपना जो क्वेश्चन था उसका आंसर ढूंढेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं जो है आपसे पूछता हूँ, केस नंबर 1 लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका लेते हैं, इन्फोसिस का लेते हैं। इन्फोसिस जो है स्टॉक आपने देखा होगा, इन्फी स्टॉक है। ओके, इन्फी स्टॉक का नाम है, और यहाँ पे जो है कुछ ऑर्डर बुक लगी है यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जांपल की स्टॉक जो है 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, यहाँ पे 1700 बायर है, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के लिए 1695 पे बायर है, यहाँ पे जो है 1690 पे बायर है। ओके, हालांकि ये 5-5 पैसे भी रहते हैं, मैं समझाने के लिए जो है थोड़ा सा वाइड लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये जो है ये बायर है, और इधर जो है सेलर के ऑर्डर लगे हैं जो कि 1701 पे बेचना चाहता है, 1705 पे बेचना चाहता है, 1710 पे बेचना चाहता है। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि आपको मैंने दे दिया पैसा, ठीक है, बोल दिया कि इन्फी बाय कर ले, ठीक है। आप क्या गए, मार्केट में गए। अब आपने अगर बाइंग का ऑर्डर लगाया, एक शेयर का भी लगाया, तो क्या इसके अभी जो है लास्ट ट्रेडेड मार्केट का प्राइस चल रहा है 1700 मान लेते हैं पूरा, ठीक है, 1700 पे ट्रेड हुआ है, तो क्या आपका एक शेयर इन्फोसिस के इस एलटीपी को चेंज करेगा? हाँ करेगा ना। अगर आपने 1701 पे बाय कर लिया तो 1701 एलटीपी हो जाएगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या अगर आप इसमें 100 शेयर 200 शेयर बाय करते हो तो क्या ये 1700 से 1705 जा सकता है? जा सकता है क्या? बताइए कमेंट में लिख के, अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो या फिर बाद में देख रहे हो, बताइए 1705 जा सकता है क्या? जा सकता है, डिपेंड करता है ना कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लगी है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लगी है, यहाँ पे बायर और सेलर की क्वांटिटी कितनी लगी है। अगर यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि 100 शेयर यहाँ पे लगे हैं और यहाँ तक जो है 1000 शेयर लगे हैं, ओके, तो अगर आप 1100 शेयर बाय कर सकते हो, आपके पास कैपेसिटी है, यहाँ पे 1100 भी नहीं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 शेयर है और आपने जो है 101 शेयर मार्केट पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए, तो 100 शेयर ये निकल जाएंगे, एक शेयर इसका निकल जाएगा, तो 1705 एलटीपी हो जाएगा। आप इम्पैक्ट कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है, आप अंडरलाइंग में जब बाय कर रहे हो तो आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो, और डिमांड की वजह से क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ रुपए लो और आप जो है बाय कर लो, तो अगर आप 1 करोड़ रुपए इसमें डालते हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एलटीपी जो है, इन्फोसिस का प्राइस जो है वो 1740 तक चला जाए? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। डिपेंड करता है कि स्टॉक में सेलर कितने हैं। अगर आप इसके सेलर की सारी क्वांटिटी ऑब्जर्व कर लो तो कहीं पे भी लेके जा सकते हो। पैसा ज़्यादा चाहिए, 100 करोड़ की जगह 1 करोड़ की जगह हो सकता है कि आपको 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, या 1000 करोड़ चाहिए। अगर आपको 1000 करोड़ रुपए एक ही दिन इन्फोसिस में डालने को मिल जाए तो आप इसमें अपर सर्किट लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हो। अगर सामने इतने सेलर नहीं है तो टोटल खेल तो किसका है, डिमांड और सप्लाई का है। सप्लाई कितनी है, अगर आप सेलर की क्वांटिटी ऑब्जर्व कर सकते हो तो इसको ऊपर लेके जा सकते हो, हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हो। तो एक्चुअल में यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का खेल है। अगर आप कैश में बाइंग करते हो तो आप जितने सामने सेलर हैं उनकी क्वांटिटी अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, सॉरी ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व यानी कि उसको ग्रहण कर सकते हो, उसको ओवरटेक कर सकते हो, प्राइस से जो है आप उसको ले सकते हो, तो उतना ही मार्केट को आप ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, ऐसे ही सेलर के केस में है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है या फिर आप इंट्राडे बेच रहे हो, ठीक है, तो अब अगर आप सेल करोगे तो बायर की जितनी क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी आप ऑब्जर्व कर सकते हो उतने नीचे लेके जाओगे। अब आपके साथ एक आपका दोस्त हो गया, उसके साथ कोई और हो गया, बहुत सारे ट्रेडर हो गए, सबका जो है बाइंग का कैपेसिटी है, सबका सेलिंग का कैपेसिटी है, जिसका जितना कैपेसिटी है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड केस लेता हूँ यहाँ पे फ्यूचर का। ओके, सेम टाइम पे जो है फ्यूचर ट्रेड कर रहा था। मान लेते हैं कि फ्यूचर जो है उस टाइम पे
₹1705 ट्रेड कर रहा था, ₹5 के जो है प्रीमियम पे चल रहा था, 1705 पे चल रहा था। यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, 1705 पे एक बायर खड़ा है, फिर जो है 1702 पे बायर खड़ा है, 1700 पे खड़ा है और नीचे फिर 1695 पे। ओके, जो भी जैसे ऑर्डर बुक होती है वैसे, ठीक है। सेलर यहाँ पे 1706 पे है, फिर 1710 पे है, 1715 पे है, 1720 पे है। ओके, ऐसे, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना कमेंट में या लाइव आप अगर देख रहे हो तो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है मैंने यहाँ पे 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 6 लोट यहाँ पे बाय करने की छूट दे दी है, आप जो है मार्केट में जाकर के बाय कर लीजिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे पैसा डाल करके इसको बाय करोगे तो इसके प्राइस बढ़ेंगे क्या? जैसे इसके बढ़े थे वैसे अगर इसमें आप डिमांड क्रिएट करोगे तो बढ़ेंगे क्या? हाँ, बढ़ेंगे। आप इसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपके पास 1 लोट, 2 लोट, जैसे कि यहाँ पे 1 क्वांटिटी लगी है, यहाँ पे जो है 10 लोट लगा है, यहाँ पे 50 लोट लगा है, तो जितनी क्वांटिटी आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं बोलता हूँ कि आपको मैंने जो है यहाँ पे 50 करोड़ रुपए दे दिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जाओ और 50 करोड़ में इन्फोसिस का फ्यूचर बाय कर लो। ओके, और आपने जो है जा करके बोला कि मेरे को तो आज कुछ तूफानी करने का है और आपने उसके मार्केट ऑर्डर लगा दिया। ओके, मार्केट ऑर्डर लगा दिया, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? जितने 50 करोड़ में जितने लोट आ सकते हैं, 50 करोड़ में जितने लोट आ सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 50 करोड़ में आई थिंक अगर 1 लाख का 1 लोट आता है तो आप जो है लगभग 5000 लोट बाय कर सकते हो। ठीक है, अब 5000 क्वांटिटी जितनी लगी है, 1705 से लेकर के एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी 5000 लोट लगा है 1800 तक, एग्जाम्पल के लिए, डिपेंड करता है लिक्विडिटी पे, 1800 तक लगा है। तो आपने जाकर के क्या किया, वो पैसा उसमें डाल दिया और यहाँ पे जो है आपने जितनी सेलर क्वांटिटी लगी थी उसको जो है आपने एक स्पाइक के साथ ऑब्जर्व कर लिया। तो फ्यूचर में क्या हुआ, फ्यूचर जो पहले यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था झटके से जो है ऊपर चला गया क्योंकि डिमांड इतनी आ गई, सारी सप्लाई को उसने ऑब्जर्व कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्राइस से जो बाइंग आपने किया फ्यूचर के डिमांड से, इस पे फर्क पड़ेगा क्या? जो ये 1700 पे चल रहा था इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ कमेंट बॉक्स में। आपने जो है इसको 1705 से और इसको लगभग 1800 पहुंचा दिया। ठीक है, एक आपको पैसा मिला और आपने कुछ तूफानी किया, मार्केट ऑर्डर लगा दिया इन्फोसिस के फ्यूचर में, करंट मंथ के फ्यूचर में, और 1705 से वो 1800 तक चला गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मार्केट ऑर्डर जितने भी थे वो सब एग्जीक्यूट हो गए। ओके, अब इसकी वजह से क्या ये प्राइस बढ़ेगा क्या? टेक्निकली नो, प्रैक्टिकली शायद, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, वो आगे समझाऊंगा मैं। इसका जवाब अभी प्रैक्टिकली का नहीं दे रहा। ठीक है, टेक्निकली नो क्यों? ये टोटली अलग मार्केट है, ये कैश की मार्केट है। एक्सचेंज ही इसको खुद का एक्सचेंज ही अलग मानती है। एक्सचेंज जो है एनएससी जो है इसको कैश की एक्सचेंज मानती है, इसको फ्यूचर की एक्सचेंज मानती है। इसके डिमांड या सप्लाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसके डिमांड, इसके, दोबारा बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर के डिमांड और सप्लाई से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बाइंग सेलिंग से इसके प्राइस जो है इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सिमिलरली ये मैंने फ्यूचर का लिखा, ये कॉल हो सकता था, कॉल में सेलिंग हो सकती थी, कॉल में बाइंग हो सकती थी, पुट में बाइंग या सेलिंग हो सकती थी। यानी कि फ्यूचर है, कॉल है, पुट है, उनके डिमांड और सप्लाई की वजह से कैश के प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइंग में भी और सेलिंग में भी। अगर आपको 50 करोड़ सेलिंग में दिया होता और आपने इसको जो है यहाँ तक पहुँचा दिया होता तो उसकी वजह से इसमें भी टेक्निकली कोई रिलेशन नहीं है। एक्सचेंज ही अलग है, ये ऑर्डर अलग एक्सचेंज में जाते हैं, एनएससी के एनएफओ एक्सचेंज में जाते हैं, ये ऑर्डर जो है एनएससी के कैश एक्सचेंज में जाते हैं। ओके, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट जिसको बोलते हैं उसमें जाते हैं ये। तो इनका आपस में टेक्निकली कोई रिलेशन नहीं है। आई बात समझो आपको? अब मैं उल्टा पूछता हूँ, आपको जो है मैंने 50 करोड़ रुपए दिया इसमें डालने को, इसमें डालने को, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे 50 करोड़ में अब कैश में इतना उठाना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया ना, डेरिवेटिव मार्केट का, कैपिटल मार्केट की लिक्विडिटी अलग होती है। अब मान लेते हैं कि इसको 1800 तक तो नहीं ले गए, लेकिन 1700 से आप जो है 1720 ले गए, इसको 1700 से 1720 ले गए एग्जाम्पल के तौर पे, 20 तक जो आपने पहुंचा दिया, तो क्या इसके 1720 जाने पे इसके प्राइस फर्क पड़ेंगे? बताइए कमेंट में, पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कोई टेक्निकल रिलेशन नहीं है? फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ओके, फ्यूचर ऑप्शन के डिमांड सप्लाई की वजह से कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कैश के डिमांड सप्लाई की वजह से फ्यूचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इनका अंडरलाइंग ये है, फ्यूचर की जो प्राइसिंग है, ऑप्शन की जो प्राइसिंग है, उसका जो है मेन रोल कौन है, अंडरलाइंग। तो इसकी डिमांड सप्लाई की वजह से इस पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो ये एलटीपी जो ट्रेड हो रहा है ना, इसकी वजह से ये प्राइस डिसाइड हो रहा है। क्यों डिसाइड हो रहा है? क्योंकि अगर ये 1700 पे चल रहा है तो 1705 पे सेलर सेल करने को तैयार है। ओके, जब ये 1720 जाएगा तो सेलर 1705 पे क्यों बेचेगा भाई? 1705 पे क्यों बेचेगा सेलर? सेलर अपने ऑर्डर हटा लेगा, 1720 पे पहुंच जाएगा, तो बायर को इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अंडरलाइंग है इसलिए मूव कर रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर आ गया तो ये इसके बढ़ गया। हालांकि सिस्टम लगे हैं, एल्गो लगे हैं, वो समझते हैं ये कि यहाँ पे बाय ऑर्डर आ रहा है, सेल का ऑर्डर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। लेकिन डायरेक्टली जो है इसके अंडरलाइन के प्राइस का डायरेक्ट इंपैक्ट है एफएनओ पे, लेकिन एफएनओ के प्राइस का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट कैश पे नहीं है। और यही हमारा आज का क्वेश्चन था। अगर कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जब मैं खुद बोल रहा हूं कि कैश में इसका इफेक्ट नहीं है, तो ये उठ क्यों जाता है? यही तो हम आज डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बोल दिया कि आप जो है 50 करोड़ या 5000 शेयर जो है 5000 लोड जो है इन्फोसिस के बेच दो मार्केट में, 5000 लोड जो है आप इन्फोसिस के मार्केट ऑर्डर में बेच दो। जब ये बेचेगा तो 1705 से हो सकता है कि इसकी नीचे जो है 1650 या 1600 तक मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो फ्यूचर के, हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से इसके में प्राइस क्यों इफेक्ट होता है, या फिर जो है इसके जब ये बाय कर रहा है तो ये क्यों उठता है? टेक्निकली कोई रिलेशन नहीं है, क्यों उठता है, वो जो है हम आज की वीडियो में हमारा मोटिव था। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो उसका टेक्निकली कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है कैश के साथ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा किया जाता है। क्यों किया जाता है वो हम समझते हैं। क्यों किया जाता है वो दोनों पॉइंट जो है आपको ध्यान आएंगे अभी। पहला क्या, डेरिवेटिव मार्केट की कैपिटल मार्केट के सामने साइज क्या था उसका। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, छोटा सा, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो आपको जो है समझ में आएगा कि मार्केट जब इन्फोसिस की बात करने, चलो इन्फोसिस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, इन्फी का। जब ये 1920 या 1900 के ऊपर था, ठीक है, तब जो है मैं एक मार्केट पार्टिसिपेंट हूँ, मेरे पास जो है कैश में अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इन्फोसिस का, और मेरा जो है अभी इन्फोसिस में कैश में पोर्टफोलियो खाली करने का मूड है। ओके, मेरा मूड है, अगर मैं खुद डेरिवेटिव ट्रेड करता हूँ तो शॉर्ट ट्रेड करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। मुझे पता है कि अगर मैं जब इसमें 1000 करोड़ की 2000 करोड़ की सेलिंग करूंगा तो स्टॉक 8-10% नीचे गिरेगा, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। और अगर मैं खुद डेरिवेटिव ट्रेड नहीं करता हूं किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ हूँ, वहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेड नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ कैश के पोर्टफोलियो हैं, या फंड मैनेजर हूँ, या फिर म्यूचुअल फंड है, मेरे पास म्यूचुअल फंड में जो है डेरिवेटिव पोर्शन बनाना अलाउड नहीं है, रेगुलेशन है, जो भी है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ कि मैं इसमें खाली करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाओ क्या करना है। ठीक है, मैंने या फिर मेरे दोस्तों ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक जब 1920 के आसपास था, ओके, इस टाइम पीरियड में क्या किया हमने, यहाँ पे शॉर्ट्स बना लिए एग्जांपल के तौर पे, वही 5000 करोड़ की 10,000 करोड़ की जो है यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे 5000 लोट की बात करते हैं, सॉरी 5000 जो है हमने यहाँ पे लोट जो है सेल कर दिया। ओके, 5000 लोट का मतलब क्या है, 600 की लोट साइज है तो 50,000, 5 लाख, और गुना में आप जो इसको 600 से कर सकते हो। ठीक है, जितना भी ओआई बनता है 5000 इंटू में 600, 5 लाख, और गुना में 30, लगभग 3 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो उतना ओआई जो है हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। ओके, 30 लाख के आसपास जो है हमने यहाँ पे ओआई जनरेट कर लिया, शॉर्ट बना लिया। ठीक है, अब मार्केट ने वैसे ही प्ले किया, इन्फोसिस जो है नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया। ओके, नीचे आता गया। अब आपको ध्यान करना है मार्केट के साइकिल, क्या कि जब मैं यहाँ पे बेच रहा था, ठीक है, क्यों बेच रहा था, मुझे पोर्टफोलियो कैश के खाली करने थे। ठीक है, अब मेरा मूड हो गया कि देख भाई, यहाँ से जो है मार्केट को, इन्फोसिस को खींच के यहाँ पे ले आए। ठीक है, यहाँ से 1900 से लेकर के जो है मैं इन्फोसिस को जो है 1660 मान लेते हैं, फिर 1670 जो भी है यहाँ तक ले आया। ठीक है, अब जो है बहुत हो गया, ऐसे तो पूरा खाली करूँगा तो नीचे ही पहुँच जाएगा ये। ठीक है, और एक बार में खाली नहीं कर सकते, दोबारा ऊपर भी चाहिए, दोबारा करना पड़ेगा खाली। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए क्या करूँगा, अपने जो है ये ऑर्डर यहाँ से निकाल दिए।
ठीक है, जो सेलर था वो फोर्स कम हो गया, सेलर जो है फोर्स कम हो गया, ठीक है। अब सेलर फोर्स कम हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक रुकेगा, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर कम हो गया, सप्लाई कम होगी, हाँ बिल्कुल होगी कम, बिल्कुल कम होगी। और स्टॉक जो है कुछ ऐसे लेवल पे आ गया है कि यहाँ पे बाइंग भी बनती है, भले ही मेरा मूड नहीं है, लेकिन दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, उनको लग रहा है कि अच्छे खासी प्राइस पे है और ऊपर से जो है 12-15% डिस्काउंट मिल रहा है, क्यों ना बाय कर लिया जाए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे नए बायर भी आ गए, जो पहले बायर कम पड़ रहे थे, अब जो है कुछ नए बायर आ गए। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक आ गया एक अच्छे लेवल पे, स्पोर्ट के लेवल पे, और अब जो स्टॉक यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी जिसने यहाँ पे 5000 लॉट इन्फोसिस के फ्यूचर में बेचे, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डेफिनेटली फ्यूचर के जो शॉर्ट पोजीशन है उनको भी प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि सियाना तो वो भी है ना, उसको पता लग गया कि मेरे दोस्त ने पीछे हाथ खींच लिए, पहले तो वो बेच रहा था, अब उसने भी हाथ पीछे खींच लिए, तो वो क्या करेगा कि भाई जल्दी शॉर्ट है निकालो, ऐसा ना हो कि ये वापस ऊपर आ जाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसमें जो है शॉर्ट बुक करेगा, ठीक है। और जब ये शॉर्ट बुक करेगा यहाँ पे, तो इस इवेंट पे कई बार जो है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर का क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। प्राइस स्टॉक का उस लेवल पे आ जाता है कि जहाँ पे बायर जो है एग्रेसिवली बढ़ जाते हैं, बायर का फोर्स जो एग्रेसिवली सेलर के फोर्स से कम हो जाता है। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो कंसेप्ट हमने अभी समझा ना रस्सा कसी का, वहीं से दोबारा, कि पहले जो है ये इन्फोसिस का प्राइस था, इन्फोसिस के स्टॉक को जो है ऐसे खींच रहे हैं, पहले बायर जो है इसमें कम थे, ठीक है, और सेलर जो है बहुत ज़्यादा थे। एग्जांपल के मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 2 के सामने जो है 5 सेलर बन रहे हैं, ओके, और स्टॉक जो है गिरते गिरते इस लेवल पे आ गया, रस्सा कसी खींच रहे हैं, तो इन्होंने सोचा ठीक है थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा जो है आराम कर लें, तो यहाँ से जो है 3 लोग बाहर निकल गए, ठीक है, अभी 2 ही बचे, ठीक है, अभी बायर और सेलर बराबर हो गए, और स्टॉक इस प्राइस पे ऑलरेडी आ चुका है कि नए लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कुछ जो है नए बायर भी ऐड हो गए इसमें, ओके, तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेचने वाले कम हो गए और कुछ जो है नए बायर आ गए, वो काम पहले ये हो सकता है या पहले ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यूँ समझिए कि पहले रस्सा का से इधर फोर्स लग रहा था, अचानक से मेरे पीछे से 3 हट गए और 3 उधर लग गए, फोर्स एकदम से पूरा चेंज हो गया ना, मेरे पीछे से पहले 3 हट गए और उधर जो है 4 नए ऐड हो गए, तो टोटली पहले जो इधर डबल था वो इधर भी 4 गुना हो गया, तो क्या होगा, एक झटके के साथ प्राइस ऊपर जाएगा। कैश की बात कर रहे हैं अभी, कैश की प्राइस कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये ट्रिगर हुई तो सबसे ज़्यादा दिल किसका धड़केगा, धक धक किसको होगी, इसकी, इसने 5000 करोड़ ले रखे ना, लीवरेज है, वैसे 5000 करोड़ है लेकिन ये 10 गुना 50,000 करोड़ की क्वांटिटी है उसके पास, ठीक है। तो इसको लगेगा कि अच्छे प्राइस से ऐसा ना हो कि ऊपर भाग जाए, क्या करें, शॉर्ट्स बुक करो, शॉर्ट्स बुक करो। शॉर्ट कैसे बुक करेगा, फ्यूचर को बाय करके, डेफिनेटली फ्यूचर को बाय करेगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो है एक रियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी ना कभी तो हुआ होगा लाइफ में, मेरे साथ तो स्टार्टिंग में बहुत बार होता था, ठीक है, कि आप फ्यूचर ऑप्शन में कोई बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हो, आपने जो है जस्ट जैसे कि यहाँ पे इसी का एग्जांपल लेते हैं कि इन्फोसिस 1660 पे आया और आपने जो है 1660 पे या पहले 1640 पे बाइंग लगा रखी थी, आपको लगा कि 1640 तक जो है जाएगा ये स्पोर्ट तोड़ करके, यहाँ तक रुकना चाहिए, या फिर आप ट्रेल कर रहे हो उसको 1660 पे ही आपने ऑर्डर लगा दिया, ओके, और 1660 पे ऑर्डर लगाते ही वो जो है सामने 1661 पे चला गया, आपने थोड़ा वेट किया वो 1664 पे चला गया, आपने उठा करके 2 रुपये ऊपर बढ़ाया, तब तक जो है 1666 पे चला गया, आपने सोचा अब तो हाथ नहीं आ रहा 1666 ही कर देते हैं, तब तक वो 1670 चला गया, ठीक है, आपने जो है अब ऑर्डर मॉडिफिकेशन करके 1671 रेट लगा दिया, तब तक वो जो है 1680 चला गया। कभी ना कभी तो ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा कि आप किसी प्राइस को, भले वो ऑप्शन का हो या फिर फ्यूचर का हो या कैश का हो, आप उसको जो है ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्राइस हाथ ही नहीं आ रहा, आप 4 बार 5 बार जो है उसको ऑर्डर मॉडिफाई कर चुके हो, लेकिन आपके लिमिट ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे, लास्ट में जाकर आप तंग होकर के उसको शायद मार्केट ऑर्डर पे निकालो, ऐसा कहीं ना कहीं तो आपके साथ हुआ होगा, ओके। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जब ये क्वांटिटी एग्जिट करने की सोच रहा है, ठीक है, सामने यहाँ पे ये क्या करेगा, अभी बायर बनेगा, बायर के ऑर्डर लगाएगा, और सामने यहाँ पे सेलर है, उसको दिख रहा है कि सेलर की क्वांटिटी जो है दूर दूर है, यहाँ पे 1600 पहले 65 पे है, फिर 1670 पे है, फिर जो है 1680 पे है, और फिर जो है 1690 पे है, यानी कि इसके जो 5000 लॉट हैं ये एग्जीक्यूट होते होते
इसकी अगर वो मार्केट ऑर्डर लगा दे तो ये तो एग्जीक्यूट होते होते उसका जो है 1690 पता नहीं 1700 1720 या 1740 तक पहुंच जाएगा। 5000 लॉट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ना, क्योंकि जब इसने बेचा था तब यहाँ से उसने बेचना चालू किया, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा। शॉर्ट तो क्रिएट जो है एक दिन में नहीं हुए, इसमें 3-4 दिन के शॉर्ट्स हैं, ठीक है। और ये ट्रिगर जो है अभी हो गया, पहले इधर ज्यादा थे, मेरे से पीछे निकल के उधर लग गए और वो फोर्स जो है पूरा बढ़ गया। अब क्योंकि अंडरलाइन का प्राइस बढ़ रहा है तो इसने क्या किया, शॉर्ट ट्रिगर का काम किया। क्या किया, शॉर्ट ट्रिगर का काम किया। ट्रिगर हो गए शॉर्ट जो है, अभी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, बाउंस बैक हो गया। तो अब ट्रिगर होने पे जिनके भी शॉर्ट थे, ये तो एक 5000 मतलब कि एक एग्जांपल मेरे दोस्त का मान रहे हैं, कुछ और भी होंगे, उनके भी दोस्त होंगे, बड़े ऑपरेटर होंगे, कई सारी पोजीशन होंगी, उनकी कॉल बेची हुई होंगी, पुट भी बाय की हुई होंगी और फ्यूचर तो बेचे ही होंगे। ओके, तो अब उनको दिख रहा है कि अब जो है पैनिक आ गया, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या इलाज है। अगर फ्यूचर को मार्केट ऑर्डर पे निकालते हैं तो इम्पैक्ट कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आने वाला है, 1660 से और वो 1740 पता नहीं 50 तक कहाँ तक पहुँच जाएगा, इम्पैक्ट कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ओके, और दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इलाज क्या है फिर, अगर लिमिट ऑर्डर लगाते तो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो क्या करेंगे, बताओ आप क्या करोगे, कैश में बाइंग करेंगे। क्या करेंगे, कैश में बाइंग करेंगे। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट बनाए ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, वो जो है इनके साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पे। क्यों भाई, ये धोखेबाजी क्यों, कल तक तो इसको गिरा रहे थे, अब उसको जो है बाइंग कैश में क्यों कर रहे हैं। कैश में बाइंग इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है 2% की, 3% की, 4% की मूव जो है आधे घंटे में 1 घंटे में जो आएगी और उनको यहाँ पे निकलना था, तो अगर आप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि 50 करोड़ के 100 करोड़ के हार्ड कैश के जो आपके सोर्स हैं वो आप फ्यूचर में निकालोगे तो आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट जो है 5% 6% तक जा रही है। लेकिन कैश में तो इसको ऑब्जर्व कर लेगा ना, कैश में तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको जो है, जो हमने क्या कंसेप्ट किया था कि जो कैपिटल मार्केट की है उसके सामने डेरिवेटिव मार्केट तो 5% भी नहीं है, समझ में आ रही है, इसकी औकात तो 5% भी नहीं है। तो अगर डेरिवेटिव मार्केट में उसका इम्पैक्ट कॉस्ट 5% आएगा तो कैश मार्केट में वो इम्पैक्ट कॉस्ट उसका 0.25% ही आएगा, समझ रहे हो आप, .0.5% से कम रह जाएगा। अगर वो उतनी क्वांटिटी जितना उसने बाय किया यहाँ पे, इसको फ्यूचर को बाय करने में लगाएगा, उतने पैसे का अगर वो कैश बाय कर ले इन्फोसिस का 1660 से 1670 के बीच में, तो अगर यहाँ पे उसको 4% का 3% का इम्पैक्ट कॉस्ट आ रहा है बाइंग करते करते, 3% का मतलब 1660 से लेकर के 1660 3% यानी 50 रुपये तक ऊपर खींच गया, वो 1720 तक गया, तो यहाँ पे वो जो है 1670 1680 तक पूरा कैश बाय कर लेगा, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि बाय भी ना हो, ठीक है। तो आप यूँ समझिए कि आपने कैश में 1660 पे बाय किया और फ्यूचर में जो है अगर आप 1665 पे बाय करते, वही 5 रुपये का प्रीमियम जो चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर 1665 से उठ करके मान लेते हैं कि 1680 आ भी गया शॉर्ट कवरिंग में, या 1690 आ गया, दूसरे लोग ले आए, ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी जो है 16 आपने यहाँ पे बाय किया हुआ ऑलरेडी, 1660 पे आपने बाय किया, यहाँ पे 1690 आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। आपने भले यहाँ पे एग्जिट किया होता है, यहाँ पे आपने बाय किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसको क्या करोगे, यहाँ तो एक्सपायरी तक जो है जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज होगी धीरे धीरे निकाल दोगे, कैश एग्जिट करोगे, साथ में फ्यूचर एग्जिट करोगे, कैश एग्जिट करोगे, फ्यूचर एग्जिट करोगे, या फिर अगर एक्सपायरी वाला दिन है या फिर एक्सपायरी है तो उसको कैश सेटलमेंट होने दोगे, डिलीवरी के सामने सेटल हो जाएगी आपकी। आपने होल्डिंग बाय की हुई है, फ्यूचर बेचा हुआ है, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, या फिर आप एक्सपायरी से उसको एग्जिट कर सकते हो। तो जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, एफएनओ के डिमांड सप्लाई से कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मजबूरी हो जाती है। क्या मजबूरी हो जाती है कि वो जो लिक्विडिटी है उनकी, जो उन्होंने 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, और ये 2-3 दिन नहीं, कई बार तो लंबे टाइम पीरियड में महीने 1.5 महीने 2 महीने की होती है, 1.5 महीना 2 महीने तक शॉर्ट बिल्डअप चलते हैं, धीरे धीरे आपको सिस्टम में पता नहीं लगता, शॉर्ट बनते जा रहे हैं, और उसके बाद मार्केट गिरती है धड़ाम से, फिर 15-20% गिरने के बाद में एक दिन शॉर्ट कवरिंग आती है, और शॉर्ट कवरिंग में एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, और शार्प कम टाइम फ्रेम में बड़ी मूव आती है। क्यों आती है, मैंने बताया ना आपको, पहले इधर कितने थे, 5 थे, इधर 2 थे, 3 इसके पीछे से निकल गए, और वो 3 उस साइड जुड़ गए, 3-4 नए आ गए, और जिन्होंने शॉर्ट बना रखा था वो आ गए, तो इधर तो बचेगा 1 और सामने हो जाएंगे 10। तो डिमांड सप्लाई में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है, 1 के सामने 10 डिमांड हो गई,
तो वो प्राइस को जो है रॉकेट बना देता है। तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कहलाती है। ये कैश के प्राइस हैं जो उठते हैं यहाँ पे, और इनको उठने का मेन रीजन क्या है, जिसने शॉर्ट किया उसने जो है यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करने हैं मिनिमम इंपैक्ट कॉस्ट के साथ, वो कैश को बाय कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे कि आपने बेच दिया यहाँ पे और आपको तो तूफानी करने का है, आपने बोला कि भाई अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1900 से बेच रहा हूँ और यहाँ पे जो है अगर 1660 से अगर 1720 1740 चला भी गया, इंपैक्ट कॉस्ट भी आ गई मेरे 5000 लोट निकलने में, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो 1900 से बेच रहा हूँ, मैं सहन कर लूँगा। हालांकि ऐसा होता नहीं मार्केट में, लेकिन आपके मन में आ गई कि भाई अपन तो करेगा अपनी मर्जी, वैसे आपकी मर्जी है, कर सकते हो, आपका पैसा है, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी जब आप इसको बाय करोगे, फ्यूचर को जब आप बाय करोगे, इसको 1660 से इसको आप 1740 तक रॉकेट बना दोगे, तब आप क्या कर रहे हो, तब आप जो है मार्केट में मल्टीपल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हो, मल्टीपल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हो। ओके, कैश का प्राइस 1660 चल रहा था, आपने बजाय कैश को बाय करने के और इसमें जो है जो 5000 लोट है या फिर जो 50 करोड़ 100 करोड़ जो आपका पैसा है इसके बाइंग में लगा दिया, ठीक है। कैश खड़ा है अभी 1660 1670 के बीच में और फ्यूचर चला गया 1740, ठीक है। अब आपके मन में आया वैसा किया, तो फिर हमारे मन में आया वैसे करेंगे। एक सिंपल सी क्लियर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बन रही है मार्केट में 4-5% की गेन की। 4-5% तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मार्केट में जो है हजारों करोड़ लाखों करोड़ जो है महीने की 1% के लिए लग जाते हैं, 1% के लिए लग जाते हैं। आप तो यहाँ पे 4% की बात कर रहे हो, ठीक है। तो भले ही आपने फ्यूचर बाय किया, लेकिन आपने खुद कैश बाय ना करके और लोगों को मोटिवेट कर दिया कैश बाइंग करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, वो धड़ाम से कैश बाय करेंगे इसको कि यार 16 यहाँ पे 1740 पे बिक रहा है, इसको बेचो और इसको बाय करो। क्लियर कट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी रिस्क फ्री बन रही है। तो अगर आप तूफानी करते भी हो तो आपने मार्केट में मल्टीपल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दी, जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करेगी कैश में बाइंग करने के। वो फिर भी उठेगा, कैश जो है फिर भी उठेगा, क्योंकि वो कैश में वहां से जो है डिमांड क्रिएट हो जाएगी, वहां से डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट ऑर्डर पे कर रहे हैं, तो अगर वो खुद कैश बाय नहीं कर रहे तो भी वो जो है अंडरलाइंग एसेट को किसी और को मोटिवेट कर रहे हैं बाय करने के। तो ये सिंपल जो है 2 रूल हैं यहाँ पे, जो एक तो कैश जो है बाइंग करना इंपैक्ट कॉस्ट की वजह से, इलिक्विडिटी की वजह से, यानी इलिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी है यहाँ पे फ्यूचर में, लेकिन एज कंपेयर टू कैश कम है। अगर आप कैश को 100 करोड़ रुपए में बाय करोगे तो आप आधा 1% के इंपैक्ट कॉस्ट में उसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। एक अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर आप इन्फोसिस का 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बाय करते हो, ठीक है, कैश में बाय करते हो, तो बड़ी मुश्किल से वो आधा % भी आप प्राइस उसको हिला नहीं पाओगे इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आप 2-3 मिनट के लिए उसको जो है 1%, 1.5%, 2% तक ले जाओ, ठीक है। तो कैश में वहाँ पे जहाँ पे 0.25, 0.3% भी आपकी इंपैक्ट कॉस्ट नहीं आई, फ्यूचर में जो है 3%, 1.5%, 2%, 2.5% तक जा सकती है। और ये तो 1 करोड़ की बात, जब बात 50 करोड़ की होगी, जब बात 100 करोड़ की होगी, तो वो इंपैक्ट कॉस्ट और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो पहला रीजन अंडरलाइन को उठने का कि शॉर्ट टर्म की मजबूरी है कैश में बाय करने की। दूसरा रीजन, अगर कोई नहीं भी कर रहा, कोई खतरों का खिलाड़ी बन रहा है, तो भी वो इसमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है जो बाकी पार्टिसिपेंट्स को कैश अंडरलाइंग स्पॉट को बाय करने की मोटिवेट कर रहा है, ओके। और तीसरा रीजन जो है वो है सिस्टम के सेटअप। बहुत सारे सिस्टम के सेटअप जो है ऐसे लगे रहते हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। जब ऐसे शॉर्ट कवरिंग हो जाती है तब उनको पता है कि अब ये जो है पूरा माहौल बन गया, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा माहौल ऐसा बन गया ना। अब पूरा माहौल ऐसा बन गया जब इसके नए ऐड होने से पहले, ये जो है अभी तक ऐड हुए नहीं, ठीक है, पहले ये माहौल बन गया। इस माहौल को देख करके लगा कि अब तो जो है शॉर्टर फंसने वाले हैं, शॉर्ट जो है शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो मार्केट में वेट करते रहते हैं इधर से उधर, कुछ लोग जो है हमेशा वेट में रहते हैं कि कब बुल बने कब बियर बने, वो हमेशा वेट में रहते हैं। उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख गई कि अब शॉर्ट जो है यहाँ पे फंस रहे हैं, मार्केट जो है स्पॉट प्राइस एक अच्छे लेवल पे आ गया, यहाँ से जैसे ही ये थोड़ा सा घूमा, अब इनकी मजबूरी हो जाएगी शॉर्ट कवरों की कैश में बाय करने की। तो वो क्या करेंगे, वो इनसे पहले घुस जाएंगे, वो इनसे भी पहले घुस जाएंगे। और जब वो इनसे पहले घुसेंगे तो ये क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है यहाँ पे एक बड़ा डिमांड क्लस्टर जोन जो है क्रिएट कर देंगे। तो तीसरा रीजन ये है कि मार्केट में कुछ जो है अपॉर्चुनिटी फाइंडर रहते हैं जो ऐसे सेटअप पे काम करते रहते हैं, वो देख रहे हैं कब ऐसा सेटअप क्रिएट हो, शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, उससे पहले हम घुस जाएं,
ठीक है, तो वो भी बाय करने लग जाएंगे, तो एक मल्टीपल जो है यहाँ पे बाइंग क्रिएट हो जाती है। और सेलिंग में जो है यहाँ पे इस टाइम पे इस माहौल में बहुत थोड़ी रहती है। वो लोग हैं जिनको डर लगा रहता है, जस्ट फॉर एग्जांपल जिसने पहले कभी यहाँ कहीं पे बाय किया था, ओके, और यहाँ कहीं पे 1680 या 1700 के आसपास उन्होंने बाय किया, ओके, और 1660 जा करके वापस से 1700 1720 आया, तो उनको लगा कि यार कुछ मिल रहा है, वीक हैंड में बात कर रहा हूँ, कुछ मिल रहा है तो उसको निकाल देते हैं, तो वो भी यहाँ पे कुछ एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पे थोड़े से लोग रहते हैं, बाकी जो है सब यहाँ पे डिमांड में आ जाते हैं। ओके, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज की वीडियो हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या, पहला हमारा जो इस टॉपिक का मोटिव था वो क्या था कि डायरेक्टली फ्यूचर और ऑप्शन के प्राइस से डायरेक्टली कोई जो है इफेक्ट नहीं होता अंडरलाइन के कैश में, अंडरलाइन के कैश में कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब ये अब नॉर्मलिटी आती है तब ये जो है एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जैसा जनरेट करता है, उसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जरूरी नहीं है, पड़ सकता है। ओके, और दूसरा जो है वो कितना पड़ेगा, जितना इसमें शॉर्ट मतलब कि नंबर ज़्यादा होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल के भी एग्जांपल के लिए भाई 1740 पे जो है एक बायर खड़ा है, ठीक है, और कैश में चल रहा है इन्फोसिस 1660 के आसपास, ठीक है, 1740 पे फ्यूचर का एक बायर खड़ा है, ठीक है। अब इसमें ये कितना उठेगा, प्राइस तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, प्राइस तो आप कह सकते हो कि 80 रुपये ऊपर है, 80 रुपये ऊपर है, लेकिन ये कितना उठेगा, कितना उठेगा, घंटा नहीं उठेगा। अगर यहाँ पे एक ही लोट हुआ तो कैसे उठेगा, एक लोट में कितना बाय करेगा, यहाँ पे 600 क्वांटिटी बेची, यहाँ पे 600 क्वांटिटी बाय की, एक सेकंड का एक छोटी सी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई ना, उससे कितना फर्क पड़ेगा, 600 शेयर से तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इस पर, आपको समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं 1740 के आसपास 1000 लोट खड़े हैं। अब 1000 लोट का मतलब क्या है, 1000 इंटू में 600, तो इसमें बाइंग करने की बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे जो है उतनी ही 600 गुना में 1000 जो है बाइंग क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे अगर ये 10,000 है तो 10,000 हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है। तो नॉर्मली जो है ऐसा सिनेरियो कम होता है, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली जो है मार्केट में ऐसी बेवकूफ़ी कोई करता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई कर रहा है तो अल्टीमेटली जो है दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहा है। ओके, तो उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि शॉर्ट कवरिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शन के डायरेक्ट प्राइस से कैश के प्राइस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने बड़े शॉर्ट बनाए हैं उनकी मजबूरी हो जाती है, नंबर 1 जो है मजबूरी हो जाती है ड्यू टू जो उनकी इम्पैक्ट कॉस्ट है उनको कम करने के लिए वो कैश में बाय कर लेते हैं। और दूसरा, अगर कोई डायरेक्ट सोर्स कवर कर भी रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, जो अपॉर्चुनिटी प्लेयर है वो आ जाते हैं। और इस पूरे सेटअप के दौरान जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सेटअप को वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मौका ढूंढ रहे होते हैं, वो भी उसमें घुस जाते हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो है 3 4 5 दिन में बड़े जो शॉर्ट बने हैं, बड़े शॉर्ट बने हैं, वो नीचे जा करके एक बड़ी कैंडल के साथ जो है यहाँ पे एग्जिट हमको ऐसे देखने को मिलता है। ओके, तो नॉर्मली जो है ऐसी कैंडल आपने कई बार अपनी लाइफ में किसी स्टॉक में देखी होगी। अब बात आती है कि इंडेक्स में कैसे होता है, क्योंकि इंडेक्स में तो कैश की बाइंग होती नहीं है। इंडेक्स की खुद की कैश की बाइंग नहीं होती, लेकिन इंडेक्स के भी तो अंडर कंस्टिट्यूट्स है ना। अगर मुझे पता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है ऊपर से गिरा और ऊपर से कह सकते हैं सॉरी 18,400 से और 18,600 से किसी ने बड़े शॉर्ट बनाए, ओके, और मार्केट नीचे गिरते गिरते जो है 16,400 पे आया और 16,400 पे लग रहा है कि एक बड़ी सपोर्ट है, ठीक है। अब बड़ी सपोर्ट है तो पहली बात तो इंडेक्स में लिक्विडिटी थोड़ी सी कंपेरेबली ज़्यादा रहती है, लेकिन डेरिवेटिव पोजीशन भी ज़्यादा रहती है। अगर आप देखोगे पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक से निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट काफ़ी मल्टीपल टाइम्स रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है तो डेरिवेटिव में पोजीशन भी ज़्यादा है। फिर भी जो है शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे यानी कि 1600-400 पे मार्केट उठा तो एक 700-800 पॉइंट की बड़ी कैंडल दी, तो इस टाइम पे क्या होगा। अब मुझे पता है कि अगर इस गिरावट में अगर रिलायंस उठेगा तो क्यों ना रिलायंस को बाय करके 2-2.5% उसमें कैश बाय कर लिया जाए, ओके। निफ्टी 1-1.5% उठा, 2% उठा तो रिलायंस 3% नीचे से उठ गया, इन्फोसिस बाय कर लिया जाए, TCS बाय कर लिया जाए या HDFC बैंक बाय कर लिया जाए, जो भी इंडेक्स के कंस्टिट्यूट से नीचे उनको कैश में बाय कर लिया जाता है, ओके। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो इंडेक्स के कैश के प्राइस जो कंस्टिट्यूट के कैश के प्राइस जब उठते हैं तो इंडेक्स डेफिनेटली अपने आप उठेगा ही। तो इंडेक्स के डेरिवेटिव जो है शॉर्ट कवरिंग ऐसे होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ जो है आपको समझ आई होगी। इतना एफर्ट हमने आपको किया, आपके साथ जो है वीकेंड पे इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई, तो एक लाइक कर दीजिए। बोलने की आदत नहीं है लेकिन आपको करने की आदत होनी चाहिए, बिना बोले जो है लाइक कर दीजिए। और जो हमने आपके साथ ये कंसेप्ट शेयर किया है
नॉर्मली यहाँ पे आप जो है इसमें देख सकते हो, इंडेक्स के एक्शन में आप जो है इसको वॉच कर सकते हो। जैसे कि जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है इन्फोसिस का, आप देख सकते हो कि हालांकि इतना परफेक्ट बड़ा सेटअप तो आपको नज़र नहीं आएगा इस एग्जांपल में जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि जब स्टॉक यहाँ पे 8-10% की गिरावट दे रहा है, ओके, तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप OI में देखोगे, फ्यूचर के OI में देखोगे, तो जो साइकिल हमने आपके साथ डिस्कस किया वैसा ही साइकिल यहाँ पे बन रहा है। पहले स्टॉक्स के जो है लॉन्ग जो है वाइंड अप किए गए, स्टॉक पहले ऊपर जा रहा था, लॉन्ग जो है पहले वाइंड अप किए गए, फिर जो है नए शॉर्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए गए, और जब स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा तो आप देख सकते हो कि गिरने के बाद जो है शॉर्ट्स यहाँ पे कवरिंग की जा रही है, शॉर्ट्स जो है यहाँ पे निकल रहे हैं। तो जो आपके साथ स्विंग ट्रेड का सेटअप मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि किसी भी स्टॉक में 4 पार्ट में जो है डेरिवेटिव की पोजीशन जो है बनाई जाती है। पहले लॉन्ग बिल्डअप होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले लॉन्ग बने, फिर जो है लॉन्ग निकले, लॉन्ग निकलने की पोजीशन जो है काफ़ी कम हो गई, फिर शॉर्ट बड़े नंबर बने, फिर जो है शॉर्ट ज़्यादा निकले, फिर जो है शॉर्ट के साथ जो है अभी कुछ जो है यहाँ पे लॉन्ग जैसा बन रहा है। ओके, तो नॉर्मली ये सर्कल चलता रहता है, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेट, फिर शॉर्ट बिल्डअप, फिर शॉर्ट लिक्विडेट यानी शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद दोबारा से लॉन्ग बनना, वो जो है अगला साइकिल डिसाइड होता है कि पहले लॉन्ग बनेंगे तो फिर जो है लॉन्ग बुक होंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, तो ऐसे जो है आप किसी भी स्टॉक को अगर आप स्विंग ट्रेड वगैरह करते हो तो उसमें आप जो है उनके FO की जो OI की नेट पोजीशन है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, वो एग्जांपल जो है कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको 8-10% के 12% के 3 दिन में 4 दिन में जो है 12-13% के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते दिख रहे हैं, तो वो ठीक है। कुछ जो है ओपन इंटरेस्ट चर्न भी हो जाते हैं जो अंदर के अंदर दिखते नहीं हैं, शॉर्ट्स वाले लॉन्ग साइड चले जाते हैं, लॉन्ग वाले शॉर्ट साइड चले जाते हैं, अपने अपने रीजन होते हैं उनके, तो वो जो है 20-25% के स्विंग वहाँ पे पोजीशन में भी होते हैं। ओके, तो ऐसे जो है आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट जो है आपको समझ आया होगा। जो हमने एग्जांपल लिया, किसी दिन अगर मार्केट में आने वाले दिनों में कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन बनेगी या फिर बड़े शॉर्ट कवरिंग की मूव आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आई थिंक लास्ट मंथ या उससे लास्ट मंथ आइडिया में जो है एक ऐसा केस बना था, आइडिया में जो है आइडिया स्टॉक में जो है ऐसा यहाँ पे बना था, लेकिन आइडिया हमारे कुछ ट्रेडिंग के वॉच लिस्ट में नहीं रहता तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर किसी दिन किसी और स्टॉक में या फिर इंडेक्स में बनेंगे तब आपके साथ जो है ये कंसेप्ट आपको लाइव में भी समझाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगर कोई पॉइंट मिस आउट कर रहे हैं जो आपको इसमें एक्सपेक्टेड था लेकिन हमने नहीं डिस्कस किया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो, और अगर आपका कोई और डिमांड है तो बताइए, और उस टॉपिक पे उस डिमांड पे अगर लगातार डिमांड आई तो जैसे कि इस पे वीडियो बनाई है शॉर्ट कवरिंग पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है या फिर मार्केट की फंडामेंटल है या फिर मार्केट की जो साइकिल है जो हमने बोला कि इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया, उसको जो है 2-3 वीडियो में कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि आप हमको कितना मोटिवेट करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।